नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर, जिसे हम लोग पीओके बोलते हैं। वहां हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों का दमन कर रही है और प्रोटेस्ट को दबाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और ये डर पाकिस्तान के मंत्रियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजनाथ के बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की तरफ से आए इन बयानों को आपको बताएं, उससे पहले आपको राजनाथ सिंह के उस बयान को सुनवाते हैं जिससे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर, जिसे हम लोग पीओके बोलते हैं, वहां हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों का दमन कर रही है और प्रोटेस्ट को दबाने का लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है और ये डर पाकिस्तान के मंत्रियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजनाथ के बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की तरफ से आए इन बयानों को आपको बताएं, उससे पहले आपको राजनाथ सिंह के उस बयान को सुनवाते हैं जिससे पाकिस्तान में बवाल मचा है। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। पीओके पर राजनाथ सिंह का यह बयान इस समय पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मामले पर कहा कि राजनाथ सिंह का यह बयान किसी भी पहलू से ठीक नहीं है। इस तरह के दबाव वाले बयानों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानूनी स्थितियों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। राजनाथ सिंह के बयानों से क्षेत्रीय शांति या सार्थक बातचीत में कोई मदद नहीं मिलती। पाकिस्तान का रुख ये है कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक विवादित क्षेत्र है। इसका हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रावी ने भी राजनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा, पाकिस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर विवाद के संदर्भ में भारतीय रक्षा मंत्री की उकसावे वाली और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है। उनका बयान जम्मू कश्मीर विवाद से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। ये क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देते हुए भारत पर दबाव बनाना चाहिए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री के बयान से डरकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत पर दबाव बनाने की अपील कर रहा है। ये दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में अब भी भारत का खौफ है। अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई है। तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी और छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर अयोध्या कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। परमहंस आचार्य ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि इस तरह की टिप्पणियां और घटनाएं सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाली हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। शिकायत के बाद अब पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आज कोतवाली अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय वंदनीय माता जी को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे पूरे देश में आक्रोश है, लोग दुखी हैं। इसलिए मैंने आज तहरीर दिया है और जिस तरह से छात्र आंदोलन के नाम पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, राष्ट्रीय संपत्ति में क्षति पहुंचाई गई, तोड़फोड़ की गई, पत्रकारों को मारा गया, महिलाओं से छेड़खानी की अपमानजनक गई, देश विरोधी नारे लगाए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता जी को लेकर के अति आपत्तिजनक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, अपशब्द बके गए, गालियां बकी गई, उसको लेकर के आज जो है तो मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या कोतवाली में हमने तहरीर दिया है मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। ओपी राजभर ने राहुल गांधी को अखिलेश यादव का बॉस बताया है और कहा है कि कांग्रेस यूपी में अब आप से 20 हो गई है।
वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव अभी दूर है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गर्म है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव को भले ही चुनाव अभी दूर लग रहे हों, लेकिन एनडीए के सपा और कांग्रेस पर हमले तेज होते जा रहे हैं। वहीं योगी के सहयोगी ओपी राजभर अपने ही स्टाइल से अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के बॉस हैं। राजभर ने एक्स पर लिखा कि हफ्ते भर से आप और आपके बॉस संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे, ये अच्छी बात नहीं है। सुझाव है कि आज अपने सांसदों को तो कहिए कि सदन चलने दें। अपने बॉस राहुल जी को भी थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा महाराज। वैसे भी आजकल आपके बॉस राहुल बार बार दिखा रहे हैं कि बॉस आखिर बॉस ही होता है। पिछले हफ्ते ही देखिए कि कैसे राहुल अचानक सड़क पर आ गए और आप बस टुकुर टुकुर ताकते रह गए। हमको पता है कि आपको अब सबसे बड़ी चिंता क्या सता रही है, यही ना कि अब कांग्रेस यूपी में 200 सीट और ज्यादा दबंगई से मांगेगी तो किस मुंह से मना कर पाएंगे। मानिए चाहे ना मानिए, कांग्रेस यूपी में अब आपसे 20 है, आप 19 रह गए हैं ऐसा लगता है। हमको तो अब चिंता हो रही है क्योंकि पीडीए तो आपके हाथ से पहले ही निकल गया है। अब एमवाई का एम यानी मुस्लिमों का भी मूड बदल चुका है। आपके किसी दाव में दम दिलासा दिख नहीं रहा है अब मुसलमानों को। हम समझाते थे आपको कि ट्विटर एसीपीसी छोड़ के जमीन पर आइए, ड्रामा की बजाय काम करिए। लंदन पेरिस घूमने के बजाय यूपी के बौद्ध सर्किट का चक्कर लगाइए। दिल्ली की बजाय आजमगढ़ के गैर यादव भाइयों का ध्यान दीजिए। हमारी सलाह है कि आप अब सार्वजनिक रूप से खुल के मान ही लीजिए कि राहुल गांधी जी आपके ब्लॉक में बड़के भैया हैं। मानेंगे कि नहीं? ओपी राजभर इससे पहले भी अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर चुके हैं, लेकिन इस बार राजभर राहुल को अखिलेश का बॉस और 20 बताकर कांग्रेस के जोश को हाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है और आप पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप देखिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता डटकर काम कर रहे हैं, खड़े हैं और एक सबको जोड़कर लेके चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी को हम दबाने का काम कर रहे हैं या किसी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सब साथ हैं। वहीं जब अखिलेश यादव से कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन लोकसभा में हम लोग एक साथ हैं। अभी बीजेपी को हराया अभी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। तो अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। अखिलेश यादव अभी पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन 2024 के नतीजों को याद करके अब भी गदगद हैं। लेकिन एक हकीकत है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में कमल खिला है। बीजेपी ने 2024 के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है। बीजेपी इसी सोच के साथ यूपी के दंगल को फतेह करने का दावा भी कर रही है। अब देखना होगा कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है या नहीं, और कौन 19 और कौन 20 साबित होता है। सावन की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है और करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कांवड़ियों से गैर हिंदुओं की दुकानों से सामान और खाने पीने की चीज़ें ना खरीदने की अपील की है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग भी उठाई है। इस बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ा विरोध जताया है। सावन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन आस्था के इस महापर्व से पहले एक बार फिर विवाद की एंट्री हो गई है। काली सेना ने कांवड़ियों से गैर हिंदुओं की दुकानों से सामान और खाने पीने की चीजें ना खरीदने की अपील की है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि अगर कांवड़ मेले में किसी गैर हिंदू की दुकान रही तो वो इसे बलपूर्वक हटाएंगे। काली सेना ने पीछे भी घोषणा किया था कि यदि कोई कांवड़ मेला में दुकानें गैर हिंदुओं की रही तो हम उसको बलपूर्वक हटाएंगे। यदि वह बात हमारी मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कांवड़ शुरू होने तक चेकिंग होगी। उस चेकिंग में यदि कोई गैर हिंदू पाया गया
तो उसकी फिटनेस होगी और फिटनेस के साथ साथ उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यह तीर्थ क्षेत्र है और यह हिंदुओं का मेला है। इसमें जो हिंदू नहीं है, जो गैर हिंदू है, वो किसी न किसी मनसा के साथ आ रहा है। इतना ही नहीं, आनंद स्वरूप महाराज ने यहाँ तक कहा कि कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों को नेम प्लेट लगाना जरूरी है और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। गैर हिंदुओं की कांवड़ हिंदू स्वीकार न करे और गैर हिंदू कोई भी आवड़ कांवड़ बनाते हुए मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जितनी दुकानें लगी हैं, यदि उनका नेम प्लेट नहीं होगा उसके ऊपर खोज के कार्रवाई करेंगे। इसलिए यदि आप दुकान लगा रहे हैं तो उस पर नेम प्लेट जरूर लगाइए। काली सेना के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई। शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जाते हैं। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने भी इसे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया। मैं समझता हूं कि सबसे पहले उनको देश को मना करना चाहिए और अब पैदल उनको चलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी पेट्रोल आ रहा है और गैस आ रही है वो सब मुस्लिम देशों से आ रही है। तो अब इसके सिलसिले में वो क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ इन लोगों की निंदा होना चाहिए और इन लोगों के बयान को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक मामूली सी शोहरत के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। हिंदुस्तान की जनता को तकसीम करने की, बांटने की बात करते हैं। ये लोग कभी इस तरीके से कामयाब नहीं होंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं और ये वो लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर के पैटर्न पे चल रहे हैं। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। ये वही लोग हैं, वही काम करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ ना रहे, लेकिन ये लोग पास नहीं आने देना चाहते। इसकी वजह क्या है कि इनकी दुकान इसी से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान इस बात को समझ गया, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उधर संत समाज ने काली सेना के समर्थन में बयान दिया और कहा कि सावन में कांवड़ियों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और हिंदुओं से ही सामान खरीदना चाहिए। उनकी अपील जो है सनातन धर्म के पवित्रता को बनाए रखने के लिए है, क्योंकि जिस तरह से कई बार देखा गया कि रोटी में थूक लगाना और जूस में पेशाब कर देना और जिस तरह से देखा गया फलों में जो है पेशाब करके छिड़क देना, इस तरह से कई बार जो है तो वीडियो और इस तरह से जो है तो साक्ष्य सामने आ चुके हैं, जिसके मद्देनज़र सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपील किया है, कांवड़ यात्रा को लेकर जाने वाले लोगों को चाहिए कि कोई भी सामान वह हिंदू से ही खरीदें, किसी मुस्लिम से न खरीदें। यानी सावन शुरू होने से पहले ही आस्था के इस महापर्व पर एक बार फिर बयानबाजी ने माहौल को गर्मा दिया है। करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले छिड़ी ये बयानबाजी एक बार फिर बहस का विषय बन गई है। हाल ही में भारत में नीट पेपर लीक के बाद पूरे देश में आंदोलन देखने को मिला। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक जमकर प्रोटेस्ट हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि नेपाल में भी एक पेपर लीक हुआ है और भारत की तरह नेपाल में भी छात्र सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। हाल ही में भारत में नीट पेपर लीक के बाद पूरे देश में आंदोलन देखने को मिला। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच अब खबर सामने आई है कि नेपाल में भी एक पेपर लीक हुआ है और भारत की तरह नेपाल में भी छात्र सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। नेपाल में परीक्षा में हुए पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से नेपाल की सरकार के खिलाफ युवा गुस्सा में है। मार्च 2026 में बालेंद्र उर्फ बालेन शाह की सरकार के आने के बाद ये दूसरी बार है जब युवा सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर नेपाल में कौन सा पेपर लीक हो गया, तो इसका जवाब है MBS फर्स्ट सेमेस्टर। नेपाल में MBS फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ है। नेपाल पुलिस का कहना है कि पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज के पहले सेमेस्टर का पेपर 24 जुलाई को लीक हुआ। उस दिन भारत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दिया था। ये घटना 25 जुलाई को सामने आई जब सबूत मिले कि परीक्षा के दौरान पेपर ऑनलाइन उपलब्ध था। परीक्षा शुरू होने से ठीक 5 मिनट बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर सर्कुलेट हो गया, जिससे यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दौरान सुरक्षा और गोपनीयता प्रणाली में गंभीर कमियां सामने आई। इस घटना ने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के परीक्षा सिस्टम की ईमानदारी पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि
शनिवार को लीक की जानकारी मिलने के बाद मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट किया और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दान बहादुर कार्की को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री पोखरिल ने पत्रकारों से कहा, हमने मैसेज के स्क्रीनशॉट साइबर ब्यूरो को भेज दिए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है और वे डिटेल में जानकारी देंगे। शुरुआती जांच से पता चला है कि पेपर लीक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी के बजाय एक शिक्षक ने किया था। बता दें, नेपाल में सितंबर 2025 में जो जेन ज़ी आंदोलन हुए थे उसमें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अहम मुद्दों में से एक था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने युवाओं को भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार आने के बाद इन सभी मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। हालांकि लगभग 5 महीने के भीतर ही बालेन सरकार के खिलाफ लोगों का असंतोष दिखने लगा है। भारत और अमेरिका के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट आई है। अमेरिका ने भारत पर दुनिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बता दिया। अमेरिका की जो पहले की सरकार थी वो चीन को देखते हुए भारत से मजबूत संबंध बनाकर चल रही थी। इसी बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत और अमेरिका के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट आई है। अमेरिका ने भारत पर दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बता दिया। अमेरिका की जो पहले की सरकार थी वो चीन को देखते हुए भारत से मजबूत संबंध बनाकर चल रही थी। जो बाइडेन के समय अमेरिका क्वाड में भी बहुत एक्टिव था, लेकिन अब ट्रंप ने क्वाड को भी लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया के तमाम मंचों पर इस समय चीन अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी मिलिट्री अब ज्यादा अमेरिका से पीछे नहीं है। चीन सीधे अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। इस वजह से अमेरिका लंबे समय से चीन को रोकने का प्रयास करता रहा है। बाइडेन के समय क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि इस ग्रुप को चीन को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब ट्रंप के कार्यकाल में इस ग्रुप को इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जितना बाइडेन के समय मिल रही थी। इसी मामले को लेकर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में कहा कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक बड़े गठजोड़ की जरूरत है। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि चीन एक विशाल देश है और उसका बाजार भी बहुत बड़ा है। अमेरिका अगर भारत, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर काम करे तो चीजें अलग हो सकती हैं। अमेरिका और भारत इन देशों के साथ मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का 50 से 60% हिस्सा बनाते हैं। ये गुट जरूर चीन को रोक सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे। एंटनी ब्लिंकन पहले ही भारत और अमेरिका के संबंधों की मजबूती को लेकर बयान देते रहे हैं। इनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत और गतिशील रहे। इस दौर में दोनों देशों ने रक्षा, उन्नत तकनीक, अंतरिक्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाइयां दी। क्वाड और 2+2 वार्ताओं के जरिए रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई। हालांकि अब देखना यह होगा कि ट्रंप की सरकार इनके इस बयान को गंभीरता से लेती है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।